नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में सेहत के मुख्तलिफ जो मौज़ूआत पर बात करते हैं और जो उनका फिर जो हल है आपके किचन में जो चीज़ें मौजूद हैं उससे पेश करते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं वो एक और चैलेंजिंग मामला है जो गुज़िश्ता कुछ अरसे में हमने देखा। 8-10 साल में जो जिन मसाइल ने सेहत के जिन मसाइल ने बहुत ज़्यादा जो है ना सर उठाया है उसमें एक मसला बवासीर भी है। यूँ तो लोगों को तंज करने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपको बवासीर हो गई है, या गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि वो मुख्तलिफ कैदियों के हवाले से भी बवासीर का जिक्र सुना। मगर ज़ाहिर ये कि बवासीर जिनके साथ ये मसला होता है वो इस तकलीफ़ से भी वाकिफ़ हैं। बाज़ औक़ात बवासीर की वजह से वो लोग महफ़िल में बैठने से भी जो है वो आरी होते हैं, उनसे बैठा नहीं जाता। और ये नामुराद मर्ज़ ऐसा है कि ये ना क्लास देखती है ना उम्र देखती है, ये हर उम्र के छोटे बड़े ख़वातीन और मर्द सब में ये मसला बड़ी तेज़ी से फैला है कुछ इन 8-10 सालों में। इसकी वजूहात क्या हैं, ये मर्ज़ क्यों तेज़ी से फैला है और ये फिर इसकी शिद्दत, इसकी तकलीफ़ आपको किस तरह लाचार कर देती है, और फिर हम इस पर यकीनन बात करेंगे कि इसका इलाज क्या है। आज के मौजू के बड़ा दिलचस्प मौजू है और आपके सेहत से मुतल्लिक है, और इस पर बात करने के लिए हमारे दरमियान मौजूद हैं मुल्क पाकिस्तान के एक नामवर मौलज हैं, ख़ानदानी मौलज हैं। कई नस्लों से इनका जो ख़ानदान है वो इस इलाज मुआलजे से वाबस्ता है और तिब्ब इस्लामी, तिब्ब यूनानी के इस मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता है। मैं वेलकम करता हूँ जनाब हकीम तौर सिद्दीकी साहब को। हकीम साहब, आपने देखा कि आज हम बात कर रहे हैं बवासीर पर, और हम देखते हैं कि हमारे पास जो मतलब पर मरीज़ आते हैं, क्लिनिक पर मरीज़ आते हैं, उनमें से भी कोई हर चौथा पाँचवा मरीज़ हमें बवासीर का भी, और उसके साथ फिर कब्ज़ का मसला हमने जैसे जैसे ये अर्बनाइजेशन हुई है, शहरी ज़िंदगी में इजाफ़ा हुआ है और हम सारे रिफ़ाइंड फूड की तरफ बढ़े हैं, जो रेशादार ग़िज़ाएँ छोड़ के, कुदरती ग़िज़ाएँ छोड़ के जो होटलिंग लाइफ की तरफ आए हैं, तो उसमें ये बवासीर का मसला भी, कब्ज़ का मसला भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। आप क्या कहते हैं इस वाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीमी साहब, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जितने भी मौज़ी अमराज़ हैं उसमें हम तमाम लोगों को, तमाम मरीज़ों को शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमाए। बवासीर का जो मर्ज़ है ये तेज़ी से फैलता हुआ जो है ना ये मर्ज़ है, और आपने जिस तरह बताया कि ये कुछ ऐसे अमराज़ हैं जिनका ताल्लुक़ लाइफ़स्टाइल से, जिस तरह शुगर है, इसी तरह ये बवासीर का ताल्लुक़ भी लाइफ़स्टाइल से। जिस तरह हम लोगों ने अपनी लाइफ के अंदर आसानियाँ पैदा की हैं ना, उसी तरह बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई हैं। तो बवासीर ऐसा मर्ज़ है कि ये दो चीज़ें हैं। मतलब इसको ग्रेडिंग अगर हम इसकी करें, सबसे पहले बादी बवासीर होती है जिसके अंदर आपको इचिंग होती है, स्टूल में ख़ारिश होती है और पेन शुरू होती है एनस में, और स्टूल जो है ना मुश्किल से पास आउट होता है। दूसरी इसकी जो ग्रेड है, स्टेज है, उसमें यह कि ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। थर्डली ये कि इसकी जो रगे हैं, वेन्स हैं जहाँ से ब्लड जा रहा होता है, उन वेन्स के अंदर खुश्की की वजह से जब तनाव आता है तो वहाँ पे अंदर हेमोराइड्स बनना शुरू हो जाते हैं, मस्से बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे आम लोग मोके कहते हैं कि मोके बने हुए हैं। अच्छा, उसमें भी सर दो किस्म का मामला है कि एक इंटरनल हेमोराइड्स होते हैं और एक एक्सटर्नल। अमूमन हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि जी जब मक्कत के बाहर कोई गुच्छा बना होगा तो हम उसको बवासीर समझते हैं। हालांकि इनिशियली तौर पे रेक्टम के अंदर पहले मस्से बन चुके होते हैं, देन वो ट्रैवल करके मक्कत के बाहर आते हैं। जी, ये लोगों में एक शऊर उजागर होना चाहिए कि ये बवासीर उस दिन नहीं होती कि जिस दिन आपको मस्सा बाहर नजर आए, बल्कि ये आपकी बदतेजियों की वजह से, बेतदारियों की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की सेडेंट्री की वजह से ये कुछ सालों साल से आपके साथ जुड़ी हुई होती है। तीसरे नंबर पे इसका जो ग्रेड है, स्टेज है सर, उसमें यह है कि ब्लीडिंग होती है, मस्से जो हैं वो फटते हैं और ब्लड निकलता है और पेशेंट जो है उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसमें एनेमिक भी होता है, खून की कमी भी होती है। सम टाइम जो इंटरनल हेमोराइड्स हैं वो स्टूल चूँकि जब पास होता है तो उसी में ब्लीडिंग हो जाती है, तो पता नहीं लगता, तो पेशेंट वीकनेस फील कर रहा होता है। वो तो बज़ाहिर ये समझता है कि मैंने स्टूल पास किया, लेकिन स्टूल के अंदर जो न्यूट्रिशन और जो ब्लड के एलिमेंट्स ज़ाया हो जाते हैं उसकी वजह से उसको एकदम उठता है, चक्कर आते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो बवासीर के हवाले से बस यही कहेंगे कि जी अल्लाह पाक
ने हर मर्ज़ में यकीनन कोई ना कोई चीज़ रखी है, लेकिन लोगों को ये अवेयरनेस करनी है कि जी इस मर्ज़ के अंदर बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो है कि सब कह रहे हैं जिस तरह जिन लोगों को मुसलसल कब्ज़ रहती है जी जी, वो कब्ज़ को आम मसला समझ के इग्नोर ना करें। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना, ये बात है कि अच्छा बाज़ लोगों को बवासीर की वजूहात में जिनको मोशन लगे रहते हैं, क्रॉनिक डायसेंट्री होती है, जी इस हाल मुज़मन जिसे हम कहते हैं, वो जिनको लूज मोशन आते रहते हैं उनको भी हो सकती है, जी, और जिनको मुसलसल कब्ज़ रहती है उनको भी हो सकती है। और इसका बुनियादी असबाब अगर हम देखें मौजूदा अगर हम लाइफस्टाइल को, तो हमारा लाइफस्टाइल असल में इशू है इसका। जी जी बिल्कुल, कि आम तौर पर जो मुस्तकिल बैठे रहते हैं, हर वक्त उनका बैठने का काम है, बिल्कुल ऐसा, और वो फिर कोई जो है ना वो चलते फिरते भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा, वहीं पे बैठे, वहीं पे बार बार चाय आ रही है, वहीं पे कुछ चीज़ें खाई पी जा रहे हैं, वेट बढ़ रहा है और कोई हरकत है नहीं, और फिर उसके साथ साथ जो है कि वो उनका हाजमा भी ख़राब रहना शुरू हो गया। अब हम वक्फे में बात कर रहे थे तजाबियत का भी इससे ताल्लुक है, जी तो बिल्कुल। वो क्या ताल्लुक है तजाबियत सर के साथ देखें, इसका? हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, इस मर्ज़ की मेन बुनियाद तदाबियत है। जब हम एसिडिटी वाली चीज़ें खुराक के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो इस मर्ज़ का पेशखेमा बनेगी, और जब हम पानी कम पिएंगे, फाइबर कम लेंगे, लुब्रिकेंट चीज़ें कम लेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर और बिलखसूस इंटेस्टाइन के अंदर ड्राइनेस कॉज करेगी, और उस सूरत में कॉन्स्टिपेशन होगी, और कॉन्स्टिपेशन को तिब के अंदर उम्मुल अमराज कहा गया कि तमाम अमराज की माँ। और आप ये देखें कि उम्मुल अमराज अगर कब्ज की वजह से बवासीर और इससे हट के भी बहुत सी ऐसी मूजी बीमारियां पैदा होती हैं कि जो लोग जानते हैं। तो बस ये तदाबियत वाली चीज़ें जो हैं इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इसका बेसिक जो है ना वजह इसको हम कह सकते हैं। अच्छा, तदाबियत की वजह तो आजकल आप जानते हैं हम सारे के वक्त बे वक्त खाना है, जी जी, और फिर ये बाजारी खाने ज़्यादा, स्पाइसी घर के स्पाइसी ज़्यादा, मिर्च मसाला, और एक चीज़ रुझान हमारे यहाँ खत्ते में ख़ास तौर पर ये सफ़ेद नमक बड़ा ऊपर से डाल के इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो किसी लोगों के बाज़ लोगों में आदत बनी होती है कि वो घर में अगर खाना खा रहे हैं तो सफ़ेद नमक लाजमी शामिल करना है, चाहे पहले भी ज़्यादा फिर भी डाल रहे होते हैं। इसी तरह मिसाले ज़्यादा, जब आप होटलिंग करेंगे तो ज़्यादा वहाँ तो स्पाइसी चीज़ें मिलेंगी, तो फिर यह है कि घरों में भी आप उस होटलिंग की देखा देखी, फिर अब ज़्यादा चाइनीज़ फूड और इस तरह की चीज़ें भी अब लवाजमात आ गए हैं। तो ये सारी रिफाइंड फूड्स हैं जिसमें मैदा ज़्यादा होता है और फाइबर या रेशा कम होता है। तो आप कह रहे हैं कि ये बुनियादी वजूहात ये है कि इससे तजाबियत बनती है, कब्ज़ होती है, हाजमा ख़राब होता है, तो ये अल्टीमेटली बवासीर और दीगर अमराज का सबब जी जी। देखें, आपने जैसे बताया कि वाइट जो साल्ट है, सफ़ेद नमक, इसी तरह सफ़ेद चीनी भी इसकी कॉज है, केमिकल की अमेजिश है उसमें। थर्डली वाइट आटा, मैदा जो है, मैदा जिसको हम खा रहे हैं, हमारे यहाँ ट्रेंड है, लोग पराठे भी उसके खाते हैं, घरों में रोटी भी पसंद करते हैं सफ़ेद आटे की। हालांकि जब आप गंदम का आटा लेते हैं तो उसके अंदर पूरी फाइबर होती है, और जब फाइबर आपकी आंतों के अंदर जाएगा तो उसके अंदर अल्लाह पाक ने जो मूवमेंट्स बनाई हैं, जो उसमें ग्रेजुएट बनाए हुए हैं, उसकी मूवमेंट जो है वो फाइबर से बेहतर होती है। इसी तरह चीनी जो है अक्सर लोग चाय के अंदर भी ले रहे हैं और अपने जनाब मीठों में भी खुला चीनी डाल रहे हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि लोग चीनी की जगह गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल करें, वाइट आटे की जगह आप जो है देसी आटे का इस्तेमाल करवाएं। चक्की वाला आटा है जी, जो बगैर छाना हुआ जो आटा होता है वो आप इस्तेमाल करवाएं। इसी तरह जो है साल्ट के अंदर भी देखें काला नमक भी होता है और एक पिंक साल्ट है। पूरी दुनिया के अंदर पिंक साल्ट को इस टाइम पसंद किया जा रहा है कि एक तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो ये सोडियम लेवल है उसको बैलेंस करता है कुदरती तौर पे। फिर ये पिंक साल्ट अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के अंदर इसका एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा रखा हुआ है जो पूरी दुनिया में हम लोग इसको देते हैं। तो ये हमारे मुल्क में लोग पिंक साल्ट देख के और वाइट साल्ट को तरजीह देते हैं, पिंक को तरजीह नहीं देते। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि अपनी डाइट के अंदर जो ऑर्गेनिक चीज़ें उनको लेके आएँ, तो इंशाल्लाह ऐसे मुद्दे मरा से बच सकते हैं। ऑर्गेनिक से मुराद आम लोगों की समझ के लिए कि कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ आएँ जिनकी काश्त कुदरती तौर पर की गई है, बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं किया गया, बहुत ज़्यादा खाद का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऑर्गेनिक तरीके से कुदरती नामियाती तरीके से जो चीज़ें काश की गई हैं उस पर दुनिया में अब ये रुझान बन गया है। पाकिस्तान में चूँकि बहुत में आखिर में आता है इसलिए अभी हमारे यहाँ इतना रुझान नहीं बन सका। अगर हम बात कर रहे थे बवासीर की तो आपने बताया कि इसमें 4 दर्जे होते हैं। जी जी। अच्छा, ये बाज़ लोग ना कहते हैं कि वो खून आए तो बवासीर है और खून ना आए तो वो कहते हैं कोई और मसला होगा। तो इसमें खून आए ये भी एक अलामत है। जी जी। और इसमें बवासीर में ख़ास पर फ्रेश खून जो सुर्ख रंग का शोख खून होएगा
तो वो बवासीर का खून है। सर उसमें थोड़ी सी डिटेल ये बताऊंगा कि हमारे यहाँ ना एक डॉक्टर मुआलिज जो है ना वही इसका फैसला कर सकता है कि जो आपको तकलीफ है वो एग्जैक्ट तकलीफ क्या है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम हर बंदा खुद अपना डॉक्टर बना हुआ है, जैसे ही ब्लड आता है वो बवासीर समझ लेता है। हालांकि जो क्लाइटस का ब्लड आता है ना, आंतों के अंदर जो मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन होती है और उसके अंदर जो जख्म होता है जिसको हम ड्यूडेनल अल्सर भी कह सकते हैं, या हमारा ये इसका अल्सर भी हो जाता है, पेप्टिक अल्सर है, इंटेस्टाइन का, हाँ, उसका ब्लड होता है वो स्टूल के साथ मिक्स होके डार्क वो ब्लैकिश होगा। ये और दूसरा जो फ्रेश ब्लड होता है ना वो मस्से फटते हैं और बाद वो स्टूल के साथ भी आता है, और लेकिन ज्यादातर वो टपकता है। वैसे ही मुझे बाद लोगों को कहा है कि धार के साथ आया। एब्सोल्युटली, वो तो मस्से जब फटते हैं ना तो वो तो ऐसे जैसे को आपने फवारा छोड़ दिया, जैसे कोई शावर चल पड़ा है, और लोग घबरा भी जाते हैं। लोग घबरा जाते हैं और घबराना बनता भी है, कितना मुझे मर्द और बॉडी से आपकी वो अखराज हो रहा है ब्लड का। और जो तीसरी चीज अब आपने बताई है ना कि इसमें जो है ना वो एक चीज बहुत जरूरी है लोगों को बताना कि जो बवासीर है ना, बवासीर इसके अंदर इनिशियली खारिश होती है और मकत फूलता है। हमारा जो एनस है ना जिसको हम मकत कहते हैं, तिब के अंदर ये फूलता है, पखाना करते हुए तकलीफ होती है और शदीद तकलीफ, तो यहाँ से इसकी जो है ना शुरुआत शुरू होती है। अच्छा, क्योंकि आप अभी जो बात कर रहे थे इस पे नाजरीन के लिए जो कीम साहब ने बताया कि अगर पखाने के साथ या पखाने के अलावा पहले या बाद में स्याही माइल खून आए तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपका कोई अल्सर का मसला हो सकता है, आपके आंतों से खून आ सकता है, आपके मैदे से खून आ सकता है उसके ज़ख्म की वजह से, तो वो आपके लिए ज़्यादा परेशानी का बायस होता है। बवासीर के खून की ख़ास अलामत ये है कि ये शोख सुर्ख रंग का खून पकाने के साथ या पकाने के पहले या बाद में टपक भी सकता है और धार की सूरत में भी आ सकता है। तो ये एक तो इसकी पहचान है। इसमें चूँकि आपने बताया 3-4 स्टेजेस हैं, पहले तो वो ईचिंग होती है, खारिश होती है, दर्द होता है, फिर वो मस्से इंटरनल मस्से बनती हैं, फिर ये बाहर फूल के आ जाते हैं, तीसरा दर्जा बन गया। अच्छा, तीसरे दर्जे में तो ये होता है ना कि वो मस्सा फूल के है तो माहिरीन कहते हैं अगर इसे दबाएं तो वापस जा सकते हैं। फिर चौथे दर्जे में बिल्कुल डेवलप होकर बाहर एक लोथरा सा बन जाता है, गुच्छे बन जाते हैं, तो वो जो है ना वो फिर जो दबाएं भी तो वापस नहीं जाता है। तो इसमें किम साहब ये कहते हैं आमतौर पर कि ये ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है। फिर ये कि अतिब्बा और जो जदीद मौलजीन एलोपैथिक मौलजीन में यहाँ पे फिर एक इख्तलाफ भी शुरू हो जाता है। जब कोई मरीज़ हमारा कोई भी हमारे इर्द गिर्द का वो एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएगा तो वो तो कहेगा ये बवासीर का इलाज ऑपरेशन है, बस आप इस मसले को कटवा दें। आप क्या कहते हैं, ऑपरेशन के बगैर ठीक हो जाते हैं? हाँ, देखें सर, बात ये है कि कॉमन सेंस की बात है कि हम ऑपरेशंस या डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। हम ये कहते हैं कि डॉक्टर्स लोग, जाहिर बात है कोई चीज़ उभरी हुई है या गुच्छा उभरा हुआ है उसको वक्ती तौर पे तो ऑपरेट कर देंगे, मरीज़ वक्ती तौर पे सुकून में आ जाएगा, लेकिन जो उसकी बेसिक वजूहात हैं जब तक वो दूर नहीं होंगी तो उस वक्त मरीज मुकम्मल दायमी तौर पे ठीक नहीं हो सकता। अच्छा। उस मुकम्मल मरीज को शफायाबी के लिए ऑपरेशन अगर वो करवा भी लेता है इनिशली तो उसको तिब की दवाइयाँ खानी है जो जड़ से उन चीज़ों को ख़त्म करे, और दूसरा उसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, खाली वो ऑपरेशन के ऊपर नहीं रहेगा। और दूसरा ऑपरेशन के वाले से भी ये बताता चलूँ कि ऑपरेशन भी एक अप्रोचेबल जगह का होता है, यानी एनस से बाहर के जो हैं वो मस्से हैं, हेमोराइड्स हैं, या थोड़ा सा अंदर तक 1-1.5 इंच 2 इंच अंदर तक, लेकिन जो आपके कुछ लोगों को जो आप तो जहां से आपका रेक्टम और इंटेस्टाइन का जहां जॉइंट है वहां पे भी ये मामला हो सकता है, तो वहां तो ऑपरेट नहीं होता। वो एनल कनाल जो है उसके अंदर कोई, अच्छा वो हकीम साहब इसमें ये है कि ज़ाहिर है कि ये फैसला तो एनलस्कोपी या टेस्ट के बाद ही या मुआलज ही करेगा, मरीज ने खुद तो डिसीजन करना नहीं है। मगर ये चूँकि हमारे रुझान बन गया है कि जो जदीद हमारे तरीका इलाज के उनके पास चूँकि ना ये भी एक है कि एलोपैथिक सिस्टम में बवासीर की खास अद्वियात भी नहीं है। ये बाज़ अमराज हैं जिनमें से एक मर्ज़ बवासीर भी है जिसमें तिब्बे यूनानी में या तिब्बे इस्लामी में बहुत अद्वियात ज़ख़ीरा मौजूद है, सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है। और ये एक मर्ज़ ऐसा है जिसमें एलोपैथी के पास कोई मुनासिब कोई एक का दो दवाइयाँ, वो पेन किलर्स या मसल्स को स्मूथ करने वाली अद्वियात हैं, वो खुद कहते हैं कि ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसकी सिम्टोमेटिक रिलीफ है, वो खुद कहते हैं, इसलिए वो फिर उसका अल्टीमेट कहते हैं कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक ज़रूरत है जहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पर अपने तिब्बे यूनानी या तिब्बे इस्लामी के अद्वियात से इस्तेफादा किया जा सकता है और मरीजों को इससे रिलीफ दिया जा सकता है। हम बात कर रहे थे जिस तरह अभी हमने बात की ना कि ये जो इसका इलाज ऑपरेशन और ये हम इससे पहले अगर ये बताएं कि ये वो क्या एहतियातें हैं जिनको अख्तियार करें तो ये बवासीर वैसी ना हो,
ज़रूरी तो नहीं है कि बवासीर की दवाइयाँ ही करानी है या ऑपरेशन ही करवाना है। वो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिनको अख्तियार करें तो ये मसला दरपेश ही ना हो। जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है और ये बेस बुनियाद है कि जिससे लोग अगर हिफ्ज़ मतक़द्दुम इन चीज़ों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसे मुद्दे मरा से बचेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो लोग एक्सेस प्रोटीन यूज़ करते हैं, गोश्त का इस्तेमाल करते हैं और बिलखसूस जो बड़ा गोश्त है उसका इस्तेमाल जो कसरत से करते हैं उनमें ये मर्ज़ बहुत देखने में आया है। दूसरे नंबर पे हम इसको चले डाइट से हम करते हैं। दूसरे नंबर पे पानी की कमी हमारे यहाँ ये देख लें, अभी जैसी गर्मी से सर्दी आई है तो आप हर बंदा अपना मॉनिटर कर ले, 1 से 1.5 गिलास पूरे दिन में पीता होगा वो। पानी बहुत हालांकि सर्दी के अंदर कंपैरेटिवली गर्मी के पानी की ज्यादा जरूरत होती है अगर मेडिकली पॉइंट से हम देखें कि हमारी ऑब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती, तो इसलिए सर्दियों में 8-10 गिलास पानी कंपलसरी है। इसलिए इस मौसम में ये मसला भी ज्यादा नजर आता है, जो खुराक है उसमें चिकनाई और बहुत तली हुई चीजें, मुरगन ग़िज़ाएं खा रहे हैं जी और साथ पानी कम पी रहे हैं। एब्सोल्युटली। थर्डली ये कि सर्दियों में जैसे आप बता रहे हैं, गर्मियों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन गर्माइश की वजह से पतला रहता है खून और ट्रैवल करता है। जैसी सर्दी आती है बवासीर के मसले, हार्ट के इश्यूज, कोलेस्ट्रॉल के इश्यूज बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि जैसे सर्दी में क्या होता है, जैसे पहाड़ों में बर्फ जम जाती है और जैसी गर्मी होती है वही बर्फ मेल्ट होके पानी बन जाती है। तो सर्दियों में वही मैकेनिज्म है हमारा जो एक फितरत का और एक कुदरत का है कि सर्दी में नेचुरली तौर पे जब हम सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से हम जहां बैठे वहीं बैठे रहते हैं, वहीं खाते हैं और वही हमारी वहीं पे मूवमेंट भी कम है, मूवमेंट हमारी है नहीं। तो उस सूरत में क्या होता है जी, ब्लड थिक होता है और ब्लड थिक होने से हेमोराइड्स जिनको होते हैं वो भी फूलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन उस तरफ प्रॉपर नहीं होती। तो जिस जगह ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती वहां पे कोई भी बीमारी है वो उद कर जाती है। 4 ये कि लाइफस्टाइल सेडेंटरी, जैसे अभी हम बहसियत मजमूई बात कर रहे हैं कि खाया पिया बैठ गए, दैट वाज वेरी डेंजरस फॉर जनरल हेल्थ। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हम ये लोगों को कहते हैं कि बराए मेहरबानी कम से कम 5 नमाजें मस्जिद में पैदल जाएं, पैदल आएं, वो आपकी एक बेहतरीन एक्सरसाइज। घर मस्जिद के बिल्कुल साथ हो, कोई बात नहीं, वो 4 चक्कर लगा के मस्जिद चले जाएं। मकसद ये एक मिसाल दी है। अमूमन बहुत खुशनसीब कम ऐसे हैं जिनका घर मस्जिद के साथ हो, वरना तो हमारे यहाँ अलमिया है कि लोग मस्जिद की आवाज भी चूंकि ऊंची होती है तो लोग उसको भी देख के घर बनाते हैं। ये एक बड़ा अलमिया है। तो अच्छा सर, 5वीं चीज ये है कि सुर्ख मिर्च, हमारे यहाँ लोग बहुत शौकीन है और बिलखसूस ये बच्चे आजकल ना, माँ बाप घर में सब्जियां खिला रहे हैं, बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, डॉक्टरों के पास लेके जा रहे हैं। बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है, वहां पे छोटे समोसे और चिप्स के ऊपर इतना इतना नमक डाल के खाता है, मसाला। वो बच्चे के अंदर तजाबिज भी बनाता है। वो बच्चे, छोटे मासूम बच्चों में बवासीर का मुअज्जब है वो चीज़। इसी तरह मैं वालिदैन से ये इल्तमास करूंगा कि अपने बच्चों की कड़ी नजर रखें कि स्कूल के अंदर आप पैसे दे रहे हैं, उस पैसों से बच्चा खा क्या रहा है। वो जो सलांटी चिप्स और वो जो उस तरफ आता हूं अभी, वो अलग चीज है, वो और मामला है। ये तो वो मामला है जो माँ बाप को भी नहीं पता। फिर सर जी, ये जो हमारे लेज आया, लेज के ऊपर जो साल्ट है, आप कोई बंदा 2 लेज खाए और पानी ना पिए, आधे घंटे बाद उसके ऊपर ये स्टोमाटाइटिस कट्स बन जाएंगे टंग के ऊपर या छाला निकल आएगा। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि वो कितना खतरनाक उसके अंदर साल्ट डाला हुआ है। तो बच्चे पूरा 100 रुपए वाला लेज, 200 वाला लेज बच्चे खा जाते हैं। और तो साथ फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स भी पीते हैं, वो गले को भी खराब करती है, टॉन्सिल्स को। देखें, कोई बीमारी ऐसी होगी, पूरी बहसियत मजमूई दुनिया की कोई बीमारी हो, एक वो बीमारी पेशेंट की बदपेजी से और दूसरा जिस पेशेंट का इम्यून सिस्टम डाउन होगा उसके अंदर वो वर्स कर जाएगी, उसके अंदर वो एग्रीवेट कर जाएगी और फिर ऐसी स्टेज आती है कि जहां डॉक्टर हकीम बेचारे कुछ नहीं करते और मरीज की पूरी तवक्को होती है कि दवाई से मैं ठीक हो जाऊं। और एक चीज मैं और बताता चलूं सर, हमारे यहाँ लोगों का बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग, हकीम साहब बात को हम यहाँ पे लेना एक वक्फा, जी जी ठीक है, और यहीं से बात वक्फे के बाद हम आगे चलाएंगे क्योंकि ये बड़ी दिलचस्प मौके पे बात चली गई है, बड़े अच्छे मोड पे बात चली गई है और मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जरूरत लोगों को इसी बात की है कि वो ये जाने था कि मर्ज हो ही ना, अवेयरनेस पैदा हो। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक वक्फा, आप हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल और हम बात कर रहे हैं बवासीर पे। इंशाल्लाह वक्फे के बाद कैसे इससे महफूज रह सकते हैं, क्या तरीके इस्तेमाल करें कि अगर हो गया है तो उससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। फिर आखिर में किचन में कौन सी चीज़ें हैं या आपकी कुदरती कौन सी अद्वियात हैं जिनको आप इस्तेमाल करके इस बीमारी से, इस मूजी मर से निजात हासिल कर सकते हैं। लेते हैं एक वक्फा। हमारे आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल और हम आज बात कर रहे हैं बवासीर पर और कब्ज़ पर और इससे मुतल्लिका सेहत के मसाइल पर। और हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर तिब्बी शख्सियत और ख़ानदानी मौलज हकीम अताउरमन सदीकी साहब मौजूद हैं। हकीम साहब, बात हम कर रहे थे वो इसका कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप तर्क कर दें या जिनसे आप बच जाएं तो आप बवासीर जैसे मूजी मर से बच सकते हैं। आपने मुख्तलिफ बच्चों के जो
ग़िज़ाई मामूलात हैं जो स्कूल में करते हैं, सलांटी का इस्तेमाल, फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, इससे बचने के लिए वालिदैन को तलकीन कर रहे थे। आप अपनी बात जारी रखिए। जी जी सर, बात ये हो रही थी कि जो हाइजेनिक सिस्टम हमारा पाकिस्तान का जो बिलखसूस बाहर होटल्स हैं, जैसे ये हमारी बर्गर शॉप्स हैं, ये जंक फूड की शॉप्स हैं, उसके अंदर उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता जो SOPs हैं, जो सही हाइजेनिक है। हम ये कहते हैं कि वालिदैन बच्चों को अगर उनकी ख्वाहिश है, बर्गर है, शवारमा है, पिज़्ज़ा, हर चीज़ घर में बन जाती है, वो घर में बना के दें। क्योंकि बाहर के अंदर जो मसाला यूज़ होता है, ये दुकानें खुली है सारी बंद हो जाएंगी सर। बात यह है, वो तो अल्लाह ने रिज़्क देना ना। अब बीमारियां चूंकि इतनी हो गई हैं, कोई ना कोई तो प्लान करना है ना। अब हम अगर उन दुकानों की सेलों का सोचेंगे तो फिर हमारे तो फिर अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि बेसिकली ये इनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जी जी हमारे यहाँ फूड अथॉरिटीज़ भी बनी हुई है ना। जी जी बिल्कुल। तो ये आजकल चूंकि ये फिश का और मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, जी जी तो नहीं तो वो जो चिकनाई है जिसके अंदर वो चीज़ें तली जा रही हैं, प्रॉब्लम तो वो है ना बिल्कुल कि एक ही चिकनाई में बार बार चीज़ें तली जा रही हैं। वो एक अलग चीज़ है, बिल्कुल आप ठीक सही है कह ना। रहे हैं। तो बिल्कुल ये तजाबियत को बढ़ाने का और इस किस्म के मसाइल का कि सबब है ना। जी जी बिल्कुल। फिर वो जो अज्जा यूज़ किए जा रहे हैं, फिर वो जो गर्दो गुबार और डस्ट शस्ट और पूरी तरह हाई, बेसिकली जो फूड अथॉरिटी का काम है वो यही चेक करना होता है जी ना। जी बिल्कुल ऐसे। अगर मैंने हम चीज़ों को बंद करने के बजाय उनको ठीक करने पे लगा दें, मेरा नुक्ता नज़र ये है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर वो चीज़ें देखें जो बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, अब आप मुआशरे से इसको आउट नहीं कर सकते। जी जी तो कम से कम ये तो कर सकते हैं कि इनमें इनकी हाइजीन का ख्याल रखा जाए। जी जी जिस इन्वायरमेंट में बनाई जा रही है वो साफ सुथरा हो, बिल्कुल ऐसे। पाक भी हो और साफ सुथरा भी हो। बिल्कुल। फिर उसके जो अज्जा यूज़ की जा रहे हैं वो ठीक हो। तो कोई ना कोई अथॉरिटीज चेक करने वाली तो होती है ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखें हमारे यहाँ सर जी बहैसियत मजमूई चूँकि मुल्की हालात ऐसी गुर्बत है और लोग ये कर रहे हैं कि जी अब एक शवारमा हमारे मुल्क में 50-100 रुपये का भी मिल रहा है और एक शवारमा 1000 रुपये का भी मिल रहा है। तो डेफिनेटली उनके अंदर वो जो हाइजेनिक सिस्टम और क्वालिटी का फ़र्क तो है। तो मैं आप वाली बात ठीक है, बाहर से खाना खाने में कोई ममानियत नहीं है, लेकिन उन होटल्स में या उन जगह पे जाएं जहां पे आपकी तसल्ली हो कि यार यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर है। बाकी कोई ममानियत नहीं है। हम शादी ब्याह में भी खाना खाते हैं, लेकिन शादी ब्याह के खाने से भी लोग बीमार हो जाते हैं। तो वजह यह है कि उसके अंदर चूंकि मसाले ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ मैं बुनियादी नुक्ता दे दूं लोगों को, हमारे यहाँ यह होता है कि यके बाद दीगरे बदप्रेजी होती है, यके बाद दीगरे बदप्रेजी से भी बीमारी जल्दी आती है। आपने अगर एक टाइम फर्ज करें गोश्त खाया या मसाल के रात के टाइम आपकी कहीं दावत है, तो आप दोपहर के टाइम या तो कोई जूस पी लें या सैलड खा लें या कोई सब्जी बना के खाएं ताकि वो कंपनसेट हो। किसने बड़ी अच्छी बात की आपने। एक प्रोग्राम इस तरह हम बात कर रहे थे तो एक माहिर ग़िज़ा ने बड़ी प्यारी तरफ इशारा किया कि गोश्त खाने से मना नहीं करना, जी जी, गोश्त एतदाल के साथ खाने। एब्सोल्युटली, ठीक है ना। असल में कसरत बुरी है बेतदाली किसी भी चीज़ से। तो असल में ये जो चीज़ें हैं, मतलब कभी कभार आप बाजारी चीज़ों को आप चख लें तो कोई हर्ज नहीं है। उन लोगों के लिए मसाइल हैं जो रूटीन बना लेते हैं, जो डेली बेसिस पे करते हैं। बेसिकली हमारा मौजू वो है लोग कि वो चीज़ जो डेली रूटीन बनानी है, आदत बनानी है, वो इससे अवॉइड करें। आपकी बात मैं बड़ा करूं, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए हमसे लोग सवाल करते हैं रमज़ान में भी जब हमारे प्रोग्राम होते हैं ना टीवी चैनल्स पे, तो बल्कि हम खुद कई दफ़ा टीवी चैनल्स पे बैठे होते हैं तो जाहिर बात है हमने 16-17 घंटे की फास्टिंग से रोज़ा रखा हुआ है। अब जब हमारे आगे समोसा है, हमारे आगे पकौड़ा है, तो वो तो हमने खाना है। तो मकसद ये है सर, दो चीज़ें हैं। आप वाली बात बड़ी हो कि जो बेहतियाती और बेतदाली है, बदप्रेजी से ज़्यादा वो ख़तरनाक है। वो क्या है बेतदाली? क्या है बेतदाली? ये है कि हम लोग खाना खा के आते हैं और खाने के ऊपर खाना खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि एतदाल के दायरे में अगर बदतमीजी भी की जाए तो वो जायज़ है टिप के अंदर। वो आप वाली बात बड़ी हो कि जब आपने जैसे मसलन दावतों पे भी जाना है तो आप एतदाल में खाएं। लेकिन हमारा सर अलमिया ये है कि हमें ये हुक्म है कि जी 3 हिस्सों में अपने पेट का जो है हिसाब रखा जाए। एक हिस्सा हवा का, एक हिस्सा गज़ा का और एक हिस्सा पानी का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम पानी और हवा को छोड़ के तीनों हिस्से गज़ा से फिल करते हैं। वो तो पैसे पूरे करने। फिर दूसरा अलमिया क्या हजरत हमारा कि हम जब गज़ा से गर्दन तक हमारा यहाँ तक खाना आ जाता है, फिर हमें नजर आती है कि हमारा हजम कैसे होगा। वो चूंकि हम खुद डॉक्टर हैं तो फिर हम 250 ml की बोतल पीते हैं। वो बोतल के अंदर से जब 5 ml घूम के डकार बाहर आता है तो हम कहते हैं हमारा खाना हजम हो गया। तो हम चाहते हैं कि लोगों को इस घरेलू टोटकों से निकाल के तिब्बे यूनानी के जो मुस्तनद नुस्खे हैं उसका तारुफ कराया जाए और लोगों को ये बताया जाए कि तिब्बे यूनानी ही असल आपका परमानेंट इलाज है। और जो लोग तिब्बे यूनानी के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं या हिकमत को डाउन कर रहे हैं, वो चूंकि ये वो चीज़ है जो अज़ल से चल रही है और अब तक कायम रहेगी इंशाल्लाह। कि साहब ये जो बदपरहेज़ी हमने जो पिछला कुछ अरसे से लाइफस्टाइल देखा अपना,
देखिए दो चीज़ें, एक हमारा लाइफस्टाइल है, एक ग़िज़ाई मामूलात हैं, जी ये दोनों बड़े ख़राब हो गए हैं। ठीक है, किसी अब ज़माने में अगर आप अपनी ज़माने तालिब इल्मी में देखें तो हमारे पास स्कूल के ग्राउंड मौजूद थे, हम पीटी का पीरियड लेते थे, हम ग्राउंड में जाते थे, सालाना खेल होते थे, मुख्तलिफ चीज़ें, और फिर खुद भी अपने ग्राउंड में या अपने खेलने के लिए मामलात सहूलियात मौजूद थी। अब सारी टेंडेंसी, सारे बच्चे जो हैं वो अब सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूलों की तरफ आ गए, और प्राइवेट स्कूलों के पास ग्राउंड नहीं है, उनके पास फिज़िकल एक्सरसाइज की कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से अब बच्चों को भी वो हरकत का मामलात नहीं रहे। एक बात, यानी कि इस मेरा सवाल ये है कि ये जो बवासीर की हम बात कर रहे हैं, इसमें ग़िज़ाई मामूलात का तो अपना रोल है ही, फिजिकल एक्टिविटी भी तो एक मसला है। बिल्कुल, आप तो वर्जिश का कितना इसमें रोल है? देखिए सर, बड़ी प्यारी और ख़ूबसूरत बात की आपने। इस दौर में जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ गई हैं, और पहले जो हमारे दौर में या हमसे पहले के जो लोग बच्चे उस दौर में थे, वो लोग एक्सरसाइज, उनकी क्या एक्सरसाइज ना भी करते थे ना, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ थी जिसमें क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, कबड्डी खेलना, पहले कि वो कार से स्कूल साइकिल पे जा रहे हो। जी साइकिल पे जा रहे हो। असल चीज़ ये है कि साइकिल पे जा रहे हैं या वो पैदल भी इतना चल रहे हैं कि उनकी एक्सरसाइज हो रही है। आजकल सर हमारे तो एक बच्चे को आप घर में कहना कि ऊपर से जाके ये चीज़ ले आओ, ओ हो मेरा तो सांस फूलेगा, मेरी तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो ये हमारे बच्चे आजकल जो है ना मसनूई बच्चे बन चुके हैं। हमें आजकल ब्रायलर ब्रीड कहते हैं, ब्रायलर कह रहे हैं। हम मैं बच्चों को ब्रायलर से तशबीह तो नहीं दूंगा, ब्रायलर और मामला है, ब्रीड जी ब्रीड, हाँ बिल्कुल ब्रीड। तो सर बच्चे हमारे जो है ना, हम लोगों ने वालिदैन ने, देखिए सर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, मेरे बच्चे दारे अरकम में पढ़ते हैं, तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि मेरी बेटी जो है ना वो डेली जो है ना समोसा खाती है। मैं एक दिन स्कूल चला गया, मैंने स्कूल वाले से पूछा कि मुझे ये बताएं कि आपकी जो कंटीन है उसके अंदर ये समोसे पकौड़े क्या ये चीज़ें रखी हुई हैं? कहते सर उन्होंने मुझे पूरी अपना एक पूरा सिस्टम बताया कि ये घर से बन के आते हैं, और हम भी रोजाना और टीचर्स भी खाते हैं। देखें, हर वालिदैन अपने बच्चों की लुक आफ्टर और पूरी ध्यान रखें, ताकि हमें हमारे बच्चे अगर बदतमीजी में कर रहे हैं तो हमें पता होगा वो हाइजेनिक सिस्टम से कर रहे हैं। बाकी आप वाली बात बिल्कुल ठीक है, ये जो गेमें आ गई हैं, मोबाइल्स के ऊपर जो है बच्चों की गेमें आ गई हैं, इसने हमारी बीमारियों को उद किया है और बड़ी है। लेकिन वर्जिश पर तवज्जो करनी चाहिए, बच्चों के हर उम्र के लोगों को अपनी डेली एक्सरसाइज पर तवज्जो करनी चाहिए, और जो 30 मिनट जो रिकमेंडेड वॉक है, ब्रिस्क वॉक है, वो बेहतर तो सुबह करें नमाज के बाद, अगर ना टाइम हो तो दिन में किसी वक्त भी ये इस पर भी ख्याल रखना चाहिए। आपकी बातों से 2, 3, 4 जो बातें सामने आई है कि एक तो पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज में, सर्दियों में ख़ास तौर पर याद करके पीना चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। और वर्जिश पर तवज्जो करनी चाहिए, वॉक 30 मिनट डेली वॉक पे तवज्जो करनी चाहिए। खुराक जो है वो रेशादार ग़िज़ाएँ, इसमें जो सब्जियाँ हैं, फल हैं, सलाद है, और आटा भी इस्तेमाल करना है तो चोकर वाला जिसमें छान समेत हो, इन पर तवज्जो करें। गोश्त का इस्तेमाल करें, गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें, मगर साथ सब्जियों, शोरबे वाला सालन हो। तो ये जो 4-5 चीज़ें अगर इस पर तवज्जो कर लें तो बवासीर और इस जैसे जितने भी मूजी अमराज हैं आप उसको होने से रोक सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया मामला, और इसमें हमने इसका एहतियात भी बता दी, क्या करें और क्या ना करें। अब आयत है कि जिन लोगों को कब्ज़, पहले हम बात करते हैं कब्ज़ की, जिन लोगों को एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और बहुत अरसे से, और वो बेचारों जतन भी करते रहते हैं, कभी कोई गोली खा ली, कभी कोई ड्रॉप पी लिए, कभी मुख्तलिफ जतन, उनकी कब्ज़ को रफ़ा कैसे करें? जी सर, देखें इसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं हमारी। पहले तो हम डाइट से बताएंगे। पपीता बहुत आला चीज़ है, वो आप बच्चों में या बड़ों में वो इस्तेमाल करें तो कॉन्स्टिपेशन बेहतर होती है। सही टाइम क्या है? जी मैं बताता हूँ। सेब सुबह निहार मुँह छिलके समेत खाएंगे तो बेहतरीन कॉन्स्टिपेशन का इलाज है सेब, ठीक है, छिलके समेत खाने से, ठीक है। और बच्चों में पेट के कीड़े भी उससे खत्म होते हैं अगर छिलके समेत आप सेब खाएंगे। पपीते का जो बेस्ट टाइम है सर वो है बेड टाइम पे। हम अमूमन देखते हैं चूँकि जितनी चीज़ें कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देती हैं ना, वो रात को चूँकि हमारी मूवमेंट के साथ मिलकर वो वर्क कर रही होती हैं, हमारे अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शंस बन गए होते हैं उनको उखाड़ने में मुआविन साबित होती हैं। चूँकि जितनी कॉन्स्टिपेशन वाली चीज़ें उनको स्टे चाहिए होता है 2, 2.5, 3 घंटे का कि वो अपना काम कर सकें। पपाया रात को खाना आप खाएं और एंड पे जो है ना 1-2 काशे उसकी काट के आप खा लें, उसके ऊपर कोई चीज़ ना लें, बेहतरीन टाइम है। इसी तरह सर जी मेडिसिन में हमारे पास एक बड़ी सेफ साइड है जिसको हर मकतब फ़िक्र का डॉक्टर, होम्यो और हकीम उसको रिकमेंड करता है, वो इसबगोल का हस्क है, छिलका इसबगोल, बेहतरीन चीज़ है।
2 टीस्पून दे, बेहतरीन फाइबर है। हम तो इसबगोल को मेडिसिन कहते नहीं है, हम तो कहते हैं डाइटरी सप्लीमेंट है। तो इसबगोल के अंदर फाइबर भी है और बहुत सी इसकी अफादियत है। ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मलाइज करता है, वेन्स की कंट्रैक्शन और कंजेशन को भी ठीक करता है। और इसबगोल में अल्लाह ने 2 अफादियत रखी हैं बैक वक्त। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो इसको आप नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी से लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलेगा। और अगर डायरिया है या डाइसेंट्रिक इश्यूज हैं, इसको आप किसी शरबत में या दही में मिला के ले लें तो वो आपकी यानी कि बवासीर के दोनों असबाब में ये फायदा बेसिकली प्रोबायोटिक्स इसके अंदर ऐसे होते हैं जो इंटेस्टाइन के लिए मुस्बत काम करते हैं, मुफीद बैक्टीरिया जो फायदा करते हैं। चौथे नंबर पे सर हमारे पास जो तिब के अंदर है इंजीर। ये भी आपको पता फल है, जन्नत का फल है जिसका कुरान में भी जिक्र है। और हमारे कोहना तिब्बा और हमारे जो तिब्बे यूनानी से भी हमें इसके बड़े कीमती रेफरेंस मिलते हैं। तिब्बे नबवी में इसका तिब्बे नबवी का बड़ा अहम इसमें मिलता है कि 3 इंजीर मैं हम अपने पेशेंट से कहते हैं कि उसका भी बेस्ट टाइम है रात को खाना। उसमें तरीकाकार ये है, खुश्क होती है, बाद का बुजुर्गों से नहीं चबाई जाती। हम ये कहते हैं कि मगरिब के टाइम 1 कप दूध में 3 इंजीर भिगो के रख दें, धो के उसको उसके बाद रात को सोते हुए एंड पे 3 इंजीर चबा लें, वो नरम हो जाएगी, ऊपर से 1 कप दूध पी लें। बेहतरीन कॉन्स्टिपेशन की भी इलाज है और बवासीर में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है। ठीक है। इसमें कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल भी करवाते हैं, बादाम रोगन भी, और उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी जैतून का तेल भी सर देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तीनों जितने हमारे ऑयल हैं, जैसे इसमें रोगन बादाम है, बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह एक छोटा सा टोटका लोगों को हम बता दें कि नाफ के अंदर 2 कतरे बादाम का तेल या जैतून का या सरसों का जो तेल मैसर हो, रात को ना सरसों का तेल तो बहुत ही फायदेमंद है, आप ये नाफ में डाल लें। इसके नाफ में ऑयल डालने से भी आपकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ मिलता है, आपकी ये पूरी जो बाउल मूवमेंट को तेज करता है, तो ये भी एक बड़ा इसमें मुफीद है। बाकी जो है रोगने जैतून, वो आप ऑलिव ले सकते हैं बच्चे, जैतून का तेल वैसे पी सकते हैं, और बादाम वैसे भी खा सकते हैं। किशमिश और बादाम सुबह में नाश्ते में बतौर नाश्ता बेहतरीन गजाइत वाला नाश्ता है हमारा। तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सूदमंद है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपने फरमाई कि छिलका इसबगोल बेहतरीन रेमेडी है, फाइबर रेशेदार चीज़ें जो हैं, सलाद फल वगैरह इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर उसमें आपने पपीते का जिक्र किया, फिर सेब छिलके समेत धोकर खाने का कहा। अच्छा, अंजीर के हवाले से भी आपने फरमाया भी, मैं नाजरीन के लिए बताऊं कि अंजीर जो बाज़ार से होती जा रहा है उसमें मुख्तलिफ केमिकल लगा के उनको साफ़ किया होता है, तो इस्तेमाल करने से पहले उनको धो लेना चाहिए। और हकीम साहब ने बिल्कुल फरमा दिया कि धोकर उसको दूध के 1 कप में भिगो दें और मगरब की नमाज के बाद भिगो के रखें, और इशा के बाद या रात खाने के बाद आप कोई 1-1.5 घंटा बाद वो आप खा के साथ वही दूध पी लें, तो बेहतरीन ना सिर्फ कब्ज़ का इलाज है बल्कि बवासीर भी ठीक करती है। तो कि मतलब ये तो हो गया, हम पर कब्ज़ की हम बात कर रहे थे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है और इस प्रोग्राम की वसातत से लोगों को इंशाल्लाह इस फ़ायदा होगा। बवासीर, अच्छा बवासीर के जब जिक्र आता है तो इसमें फिशर, फिस्चुला और बवासीर, ये 3 लफ्ज़, अच्छा बाद लोग इसको मिक्सअप कर, क्या ये एक ही चीज़ है या मुख्तलिफ चीज़ें हैं? हकीम साहब देखें, ये आपने बड़ा टेक्निकल और मेडिकली बड़े हमारे लोगों को भी इसका नहीं पता। देखें, बवासीर पाइल्स को कहते हैं जिसमें हेमोराइड्स होते हैं, नवासीर फिस्चुला को कहते हैं। अच्छा। जो हमारी तिब में हम पढ़ते हैं वो फिस्चुला क्या होता है, बवासीर की तो हमने डिटेल बता दी है। अब मैं आपको फिस्चुला और फिशर के बारे में डिफ्रेंशिएट करूंगा। फिस्चुला ये होता है कि मक्कत से 2 इंच या 1 इंच ऊपर नीचे एक सुराख बन जाता है, अलग से मक्कत बन जाता है, और वहां से सम टाइम ब्लड भी बहता है और पस भी बहती है और बड़ा स्मेली, बहुत स्मेल वाला मादा खारिज होता है, बदबूदार होता है। ये समझ लें कि अंदर का सिस्टम, अंदर की वेन्स पंच हो जाती हैं, वो टॉक्सिन जो है वो एक जगह इकट्ठा होकर एक फोड़े की शक्ल बना लेता है, इन्फेक्शन हो जाती है, और ये बहुत मूजी मर्द है, ये बवासीर से भी ज्यादा खतरनाक मर्द है। तीसरी चीज के बारे में ये बताऊं कि जो फिशर है, हमारे यहाँ लोग फिशर का भी ट्रीटमेंट बवासीर की दवाइयों से करते हैं। ये बिल्कुल अगेंस्ट टेम्परामेंट समझ लें ट्रीटमेंट है। फिशर क्या होता है, फिशर्स कहते हैं कट्स का, मक्कत के इर्द गिर्द कट्स बन जाते हैं, और इसी तरह अंदर आते हैं, वो खुश्की का मर्द है। जिन लोगों में क्या है जी, खाली पेट सिगरेट पी रहे हैं या सिगरेट का कसरत से इस्तेमाल कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे और चाय पे चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या वो बच्चे जो चॉकलेट बहुत खाते हैं उनको फिशर्स हो जाते हैं, ये जो चॉकलेट्स हैं। इसी तरह लुब्रिकेंट चीजें कम खाते हैं और जंक फूड खा के सो गए, रोजाना की बुनियाद में सुबह जनाब उन्होंने बिस्कुट खा लिया और बोतल पी लिया, चिप्स के साथ नाश्ता हो गया, दोपहर में भी कोई स्कूल में खा लिया, और रात के टाइम भी बच्चों ने एक आधा बर्गर खा लिया, शॉर्मा खा लिया, जंक फूड खा लिया, तो वो सो गए। इन बच्चों को भी फिशर्स होता है, और फिशर्स की तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त है। शकील साहब, ये तीनों चीज़ें हमने बड़ा अच्छे तरीके से आपने वजाहत कर दी, फिशर,
फिस्टुला और बवासीर, जी जी क्योंकि आज हमारा टॉपिक बवासीर पे हम बात कर रहे हैं, तो सिर्फ मुख्तसरन ये है कि फिस्टुला और फिशर भी काबिल इलाज हैं। जी जी बिल्कुल सर। जो फिस्टुला है उसका ट्रीटमेंट मोर देन 70-80% जो अद्वियात हमारी तिब्बे यूनानी के अंदर बवासीर की हैं वो नवासीर में भी काम करती है। हम इसको कहते हैं बवासीर की वर्स्ट स्टेज, बवासीर के बाद नवासीर होती है, मुसफ़ियात होती हैं। हाँ, उसके अंदर एंटीसेप्टिक दवाइयाँ भी हैं। हमारी तिब्बे यूनानी की में बहुत मशहूर और मकबूल दवाइयाँ हैं। अतरीफल मुकल है, पाइलजैक्स ऑयल के नाम से हमारे पास एक ऑयल मौजूद है, आप हर मेडिकल स्टोर हर दवाखाने से मिल जाएगा जिनको तकलीफ है। पाइलिन पिल्स, बवासीर बादी के नाम से हमारी दवाइयाँ मौजूद हैं। ये वो तिब्बे यूनानी की हमारे पुराने काबरीन ने रिसर्च की है जो आज बगैर तबीब के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसी तरह फिशर्स के अंदर फिस्टुला के अंदर आप एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी दे सकते हैं। लास्ट में जो फिशर का मामला है उसके अंदर बहुत टेक्निकल मामला है। उसके अंदर खून रोकने वाली दवाई नहीं देंगे, उसके अंदर आपने खुश्की जाहिर करनी, तरावट बहाल करना है। जस्ट लाइक रोगने बादाम है, सब्जियां हैं और लुब्रिकेंट चीज़ों का इस्तेमाल करने से फिशर में अल्लाह का फायदा बहुत देता है। शुक्रिया कि सब नाजरीन, आज हमने बवासीर और बवासीर से मुतल्लिक दीगर जो मामलात हैं उस पर बात की और यकीनन आप इससे इस्तेफादा करेंगे। और हम इंशाल्लाह आइंदा फिर किसी दूसरे प्रोग्राम में जो आइंदा और मसाइल हैं सेहत के हवाले से उस पर बात करेंगे। आप हमें अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह करते रहा करें। इंशाल्लाह आपके लिए नए माहिरीन के साथ और जदीद मालूमात के साथ दोबारा पेश होंगे। अपने मेज़बान हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी को प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल से इजाज़त दीजिए।